वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं जैसा ज्ञात है मैं यहाँ फाइनेंस बिल 2021 को आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। इसका पार्ट 1 हम आपसे अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपसे यूलिप तक के प्रावधान डिस्कस किए थे। नेक्स्ट जो प्रपोजल है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। दैट इज़ इन रिलेशन टू सेक्शन 80EE ए। ओके, ये बेसिकली ऐसे लोन्स के लिए आपको छूट देने की, ऐसे लोन के ब्याज की आपको छूट देने की बात करता है जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत सैंक्शन किए गए हों। ओके, ये सेक्शन 24B में जो इंटरेस्ट अवेलेबल है, सेक्शन 24B में जो 2 लाख रुपए तक के ब्याज की छूट अवेलेबल है अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, के एडिशन में होता है। ये सेक्शन अपने साथ कुछ कंडीशंस लेकर चलता है, जिसे मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं लूँगा, ब्रीफली कहूँगा। उसमें एक कंडीशन होती है कि जो घर आप ले रहे हैं उसकी साइज़ एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कुछ अलग क्राइटेरिया है, अदर देन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कुछ अलग क्राइटेरियाज हैं। साथ ही साथ जो घर आप ले रहे हैं उसकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, जो सर्किल रेट है, वो 45 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर एक कंडीशन और थी कि भाई जो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स में आपने जो घर परचेज किए हुए हैं वो आपने 31 मार्च 2020 से पहले परचेज किए हों। ध्यान दें, यहाँ जो डेडलाइन है उसे इंक्रीज किया है, उसे उन्होंने 1 साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया। सॉरी, जो ओरिजिनली जो डेडलाइन थी दैट वाज 31 मार्च 2021। नाउ इट इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 1 more year. Now the deadline to avail deduction under this section is 31 March 2022. तो ये एक छोटा अमेंडमेंट है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखने वाला है। बेसिकली हाउसिंग सेक्टर को शायद ये कहीं कुछ हेल्प प्रोवाइड करे। नेक्स्ट जो प्रपोजल है उसके ऊपर मैं आऊँगा। नेक्स्ट इज इन कनेक्शन टू सेक्शन 44AB। ये सेक्शन ऑडिट के रिलेशन में है। जो ऑडिट्स की जो रिक्वायरमेंट है इनकम टैक्स एक्ट में, वो कहती है कि भाई अगर आपका जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना होगा। एंड जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म है, फॉर्म 3CA या 3C भी, इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अपलोड करना होगा। यहाँ एक रिलैक्सेशन कह दीजिए या एक ऐसे ऑफर कह दीजिए। इट इज सेक्शन 44AD ऑल्सो दैट सजेस्ट बेसिकली कि भाई अगर आप अपने जो टर्नओवर है उसका 8% तक प्रॉफिट डिस्क्लोज कर देते हैं तो आपको ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जो सेक्शन 44AD है वो भी केवल इंडिविजुअल HUF और पार्टनरशिप फंड्स के लिए है, वो सारे लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है। एंड वहाँ पर भी एक अपर लिमिट होती है, दैट इज 2 CR, मतलब 2 करोड़ से अगर ऊपर आपका टर्नओवर है तो 44AD भी आप यूज़ नहीं कर सकते। ये जो सेक्शन 44AB है, इसमें लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट इन्होंने लाया था। इनका कहना था कि अगर आपके बिजनेस ट्रांजेक्शंस का 95% आप से बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करते हैं अदर देन कैश करते हैं, तो जो ऑडिट की सीमा है वो आपके लिए 1 करोड़ ना होकर 5 CR हो जाएगी। मतलब 5 करोड़ तक के टर्नओवर के बावजूद आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ इस बजट के जरिए इन्होंने इस जो टर्नओवर की लिमिट है उसे इंक्रीज करके 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। लेकिन कंडीशन वही रखी है कि आपको, अब मुझे अगर रिवाइज्ड में कहूँ तो अब आपको 10 करोड़ तक के टर्नओवर के केस में भी ऑडिट की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपने अपने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उसका 95% बैंकिंग चैनल्स के थ्रू किया हो, कैश ना किया हो। ओके, तो ये एक प्रपोजल था। एक छोटा सा प्रपोजल मैं ले सकता हूँ, दैट इज इन कनेक्शन टू अपील्स। सर्वविदित है कि पिछले साल काफ़ी ये बातें हुई हैं और ये चेंजेस लाए गए हैं। आप इसे ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं, आप इसे एंटी करप्टिव मेजर कह सकते हैं, जो भी आप इसे नाम दें। इसके अपने फायदे अपने नुकसान भी हैं। दैट इज फेसलेस असेसमेंट। ओके,
इसमें फ़ायदे या इसमें नुकसान, ये हमारे परव्यू के बाहर की चीज़ है। ध्यान दें, जो फेसलेस असेसमेंट्स लाए गए थे इनिशियली वो इनकम टैक्स ऑफिसर लेवल पर लाए गए थे, फिर उन्हें इनकम टैक्स कमिश्नर अपील्स तक एक्सटेंड किया गया था। अभी इस बजट के जरिए इन्होंने इसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल तक इंक्रीज कर दिया है या एनहेंस कर दिया है। मतलब अभी जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के सन्मुख ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं उनके सामने जो अपील्स की जाएंगी वो अब फेसलेस होंगी। पहले केवल और केवल कमिश्नर साहब, कमिश्नर अपील्स तक की जो अपील्स होती थी वही फेसलेस की गई थी। यहाँ प्रस्तावित है कि अब ITAT की जो अपील्स हैं वो भी फेसलेस कर दी जाएंगी। जहाँ जरूरत होगी उन्होंने कहा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फैसिलिटेट की जाएंगी। ये चीज़ें किस तरह से एक्चुअल सेंस में एप्लीकेबल हो पाएंगी या इम्प्लीमेंट हो पाएगी ये अभी देखना है। इससे रिलेटेड आई गेस कुछ डिटेल्ड गाइडलाइंस वो इशू करेंगे। बट फाइन, एट प्रेजेंट इन्होंने एक से कोर्स ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर दिया है कि ITAT के पास जो अपील्स होती हैं वो भी फेसलेस हो जाएंगी। सो दिस वन वाज अनदर अमेंडमेंट। नेक्स्ट जो इन्होंने अपने बजट स्पीच में भी कहा है और जो इनके पार्ट बी में भी मेंशन्ड है, दैट इज ITR विल बी प्री-फिल्ड विथ सम मोर फीचर्स। यस, जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हम फाइल करते हैं, अगर आपने देखा हो तो कुछ फील्ड्स होती हैं जो प्री फिल्ड आती हैं। जैसे आपकी सैलरी से होने वाली इनकम, आपको अगर FD वगैरह से इंटरेस्ट है वो कुछ डिडक्शंस जैसे 80DD का डिडक्शन, ऐसी कुछ फील्ड्स हैं जो आपके ITR में पहले से, जब आप लॉग इन करके अपना ITR फॉर्म ओपन करते हो तो उसमें आपको पहले से फिल दिखती है। ओके, यहाँ इन्होंने इसे थोड़ा और, इसकी कवरेज को थोड़ा और वाइडन किया है। अब जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको आपके अगर कुछ कैपिटल गेन है तो वो भी दिखेंगे, आपको आपने जो टैक्स पेमेंट्स की हुई हैं वो भी दिखेंगी, आपको आपके जो डिविडेंड से होने वाली इनकम है वो भी इसमें परिलक्षित होने लगेंगी। सो ये एक वेलकम मेजर कहा जा सकता है। कोशिश की जा रही है कि जो मीडिएटरीज हैं उनका इंटरवेंशन कम से कम किया जाए। कोशिश की जा रही है कि जो करदाता है, जो टैक्स पेयर है, वो अपने रिटर्न्स स्वयं बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के फाइल कर सके। इवन जो लोग टैक्स कंसल्टेंट्स की हेल्प लेते हैं उन्हें भी एक तरह से ये रियायत ही हो सकती है, क्योंकि अगर चीज़ें प्री-फिल्ड मिलेंगी तो जो टैक्स कंसल्टेंट्स होंगे उनका भी कहीं ना कहीं वर्कलोड कम होगा। वो चीज़ों को क्रॉस चेक करना या दूसरी जो दिक्कतें हैं उससे बहुत हद तक बचेंगे, ताकि जो भी वो काम करेंगे वो शायद कंपेरेटिवली पहले से बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन या अमेंडमेंट कहा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज इन कनेक्शन विद सेक्शन 80 IAC। ये बेसिकली जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके रिलेशन में है। ये काफ़ी सारे जो नए लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में एक कंपनी बनाकर, उनके लिए ये कुछ प्रावधान थे जो बेसिकली, अगर मैं केवल आउटलाइन लो इसकी, तो जो बेसिकली इन्हें 100% इनका जो प्रॉफिट है उसके 100% टैक्स डिडक्शन या टैक्स एग्जेम्पशन की बात करते थे। ये अपने फर्स्ट जिस ईयर इन्होंने स्टार्ट किया, जिस ईयर इन्होंने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट की, उसके फर्स्ट 7 ईयर्स में से 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स को, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स को सिलेक्ट कर सकते थे जिनके 100% प्रॉफिट्स इनके लिए एग्जेम्प्ट होते हैं। यहाँ इन स्टार्टअप्स के लिए जो डेडलाइन हुआ करती थी उसे 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ओके, तो ये भी एक वेलकम मेजर हो सकता है स्टार्टअप्स के लिए। फाइन, नेक्स्ट जो पॉइंट है, बड़ा अच्छा पॉइंट कहा जा सकता है, काफी हाईलाइटेड पॉइंट है ये इस बजट का। देयर इज अ टाइम लिमिट टू रीओपन ऑलरेडी डिसाइडेड केसेस। यहाँ मुझे रिफर करना चाहिए सेक्शन 147 जो स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है, अगेन मुझे कहना चाहिए था,
आप के जो असेसमेंट्स हैं उन्हें रीओपन का है। वहाँ जो टेक्निकल टर्म यूज की जाती है दैट इज रीअसेसमेंट। वहाँ जो डेडलाइन होती थी दैट वाज 6 years। यहाँ इन्होंने इस डेडलाइन को 6 साल से 3 साल करना प्रस्तावित किया है। तो ये भी एक वेलकम मेजर है। अगेन ये कोशिश वही है जैसा मैं सेक्शन 139(4) या 5 के जो चेंजेस हैं के बारे में कह रहा था कि चीज़ों को सेटल डाउन करना जरूरी होता है, आगे बढ़ना जरूरी होता है। चीज़ों का बोझ कैरी करना शायद ग्रोथ को अफेक्ट करता है। सो दे हैव कटल डाउन द टाइम लिमिट टू रीओपन केसेस फ्रॉम 6 years to 3 years। इवन यहाँ इन्होंने जो जो इरेगुलरिटीज वाले केसेस होते हैं, जो सीरियसली फ्रॉडलेंट केसेस होते हैं, उनकी संभावनाओं को पूरी तरह से नकारा भी नहीं है। इन्होंने एक और प्रोविजन इसके साथ में रखा हुआ है। इन्होंने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के प्रायर अप्रूवल से इवन 10 years तक के केसेस को रीओपन करने का प्रोविजन भी रखा है। लेकिन वहां पर स्पेसिफिकली इन्होंने जो कंसील्ड इनकम है, जिसे से असेसमेंट से छोड़ दिया गया है, का क्राइटेरिया बताया है। दैट इज ₹50 lakhs। इनका कहना है कि अगर कंसील्ड इनकम 50 लाख रुपए से अधिक पाई जाती है तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के प्रायर अप्रूवल से इवन 10 years तक के केसेस भी रीओपन किए जा सकते हैं। अदरवाइज जो अथॉरिटीज हैं वो केवल और केवल 3 साल तक ही अपने जो पुराने केसेस हैं उन्हें रीओपन कर पाएंगे। यहाँ भी जो हायर अथॉरिटीज हैं, जो ऑनरेबल प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के प्रायर अप्रूवल की बात है, वो भी शायद मेरी समझ में, बहुत छोटी समझ है फिर भी मेरी समझ में, जो हरेसमेंट्स हो सकते हैं, जो हरेसमेंट्स हो सकते हैं उनकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रखा है। अगर हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व होंगी तो चीजें इनकी समझ में, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की समझ में थोड़ा डिसिप्लिन में जाएंगे। सो ये एक बड़ा वेलकम मेजर है और शायद इस बजट का शायद ये एक लैंडमार्क पॉइंट हो सकता है जिसे आगे भी ध्यान में रखा जाएगा। That is, they have curtailed down the time limit to reopen the cases from 6 years to 3 years. Okay, I'm taking the last amendment or the last proposal. There is a very good mechanism that is being inserted through this budget. That is dispute resolution committee. Okay, बहुत बार जो टैक्स पेयर्स होते हैं वो से जो दूसरी रेमेडीज अवेलेबल हैं इनकम टैक्स सेक्शन 264 में, वो रिवीजन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो CIT कमिश्नर, ऑनरेबल CIT कमिश्नर साहब के पास भी अपील्स के लिए जा सकते हैं। इवन वहाँ अगर सेटिस्फैक्शंस नहीं होते हैं तो ITAT लेवल तक भी वो जा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये सभी चीज़ें एक्सपर्टाइजेशन की डिमांड करती हैं, ये सभी चीज़ें थोड़ा टाइम एंड मनी की डिमांड करती हैं। ओके, सो बहुत समय से एक आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि एक पैरेलल रेमेडी भी होनी चाहिए। शायद इस बजट प्रपोजल के जरिए उन्होंने उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने की कोशिश की है। यहाँ इन्होंने एक प्रपोजल रखा है, दे आर सपोज टू फॉर्म अ डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमिटी जो स्मॉल टैक्स पेयर्स की ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगी। ओके, यहाँ जो स्मॉल टैक्स पेयर्स होंगे वो ऐसे लोग होंगे जिनकी इनकम 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी और जो डिस्प्यूटेड टैक्स है, जिसको लेकर जो टैक्स नहीं कहना चाहिए, मुझे इनकम कहना चाहिए, जो डिस्प्यूटेड इनकम है वो 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है। मतलब ये ऐसे टैक्स पेयर्स को एक अल्टरनेटिव रेमेडी प्रोवाइड करेगी जिनकी, मैं रिपीट कर रहा हूँ शायद, जिनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 50 लाख से ऊपर नहीं है एंड उसमें भी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है जिसको लेकर शायद उन्हें डिमांड्स मिली हैं, एडिशंस की बातें हुई हैं, वो अमाउंट 10 लाख से अधिक नहीं है। ऐसे जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए ये एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कमेटी बनाएंगे जो पूरी तरह से स्वचालित, जो पूरी तरह से ऑटोमेटेड होगी। इन अदर वर्ड्स, वो पूरी तरह से
इलेक्ट्रॉनिकली मोड पे वर्क करेंगे। आपने इलेक्ट्रॉनिकली अपना जो लॉगिन आईडी है उसके जरिए लॉगिन करना है। आप अपनी ग्रीवेंसेस वो सभी ऑनलाइन इन कमिटी मेंबरान्स के सामने रख सकेंगे, वो उसको देखेंगे और जहां उन्हें जो ठीक लगेगा आपके फेवर में वो इसे डिसाइड कर रहे होंगे। Okay, so friends, these are the proposals, these are the proposed amendments that is being those are going to be inserted in this Finance Act 2021 and became the forming part with Income Tax Act 1961। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि कुछ हद तक जो प्रपोजल्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। इसके बावजूद अगर इसके रिलेशन में आपको कुछ क्वेरीज हो या कुछ डाउट्स हो तो यू कैन फील फ्री टू कांटेक्ट मी। आप जो हमारे चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज दे सकते हैं। अगर आपको कुछ से डाउट्स हैं तो वो आप वहाँ दे सकते हैं। इवन अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल से रिलेटेड आपको कुछ सजेशंस देने हो, कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर आप स्पेसिफिकली कुछ एक्सप्लेनेशंस मेरी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी आप फ्रीली कंफर्टेबली उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इसे कंक्लूड करूँगा। हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम जीएसटी के अमेंडमेंट्स भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, बट अभी केवल हमने रिस्ट्रिक्ट किया अपने को डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड चेंजेस से रिलेटेड। एंड आपने इतने इसे पेशेंसली देखा होगा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।